हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम गौरव प्रधान है। आज हम बात करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं और श्री नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके बीच की जुगलबंदी की। मैंने अक्सर अपने पोस्ट में लिखा कि कैप्टन और मोदी जी के बीच में बड़ी तगड़ी जुगलबंदी चलती है और कैप्टन के जो काम हैं, वो एक तरह से मोदी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जिस पे कई तरह के सवाल आए, लोग समझ नहीं पाए मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ। तो आज मैं आपको फार्मर्स जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ था, उसके संदर्भ में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और राजनीति समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको याद हो कि पंजाब के पिछले चुनाव में श्री पिछले पंजाब का पिछला चुनाव चलिए छोड़ देते हैं, उससे पहले जाते हैं। 2014 में अरुण जेटली ने अमृतसर में अपना मकान खरीदा था और अमृतसर से वो चुनाव लड़ रहे थे। उनके नॉमिनेशन को पहले फाइल करा गया था, बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नॉमिनेशन को फाइल किया गया और बहुत चुपचाप बिना किसी शोर-शराबे के, जबकि मोदी की लहर थी, लेकिन मोदी को बिना इस्तेमाल करे वो सीट कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जीती। इसे कहते हैं डोनेट करना। ये तब की मोदी की नीति थी और नीति ये थी कि पंजाब को मुक्त कैसे करना है अकालियों से, आड़तियों से और जो कमीशनखोर हैं, और किसान को कैसे मुक्त करना है। अब क्या होता है कि अगर आपको 2014 का मेरा ट्वीट याद है, चुनाव के बाद मैंने लिखा था, शायद मई या जून में, मेरे पास स्क्रीनशॉट था, मुझे मिल नहीं रहा, कभी मिलेगा तो मैं आपको शेयर करूँगा, क्योंकि ट्विटर अकाउंट तो डिलीट हो चुका है मेरा। तो मैंने उसमें लिखा था कि आने वाले अगले 10 साल मोदी का जो फ़ोकस रहेगा, वो 2 चीज़ों पे रहेगा, किसान और फौजी। किसान अन्न उगाता है, फौजी देश की रक्षा करता है। और फौजी का जहाँ तक सवाल आता है, तो उसमें हर तरह की फ़ोर्स, अर्धसैनिक बल भी आते हैं, आर्मी भी आती है, नेवी भी आती है, एयरफ़ोर्स भी आती है। तो आज फौजियों की बात नहीं करते, आज केवल किसान की बात करते हैं। तो मोदी का टारगेट ये था कि मुझे किसान की इनकम को डबल करना है 2022 तक। अब सवाल ये है कि किसान की इनकम आप डबल करोगे तो कोई घर बैठे तो आपको डबल पैसे दे नहीं देगा। मेन चीज़ ये है कि किसान को पहले उसके जो उसका सामान है, जो किसानी के लिए ज़रूरत होती है खेत खलिहान में, वो चीज़ें उपलब्ध कराना है। तो सबसे पहला काम हुआ था, यूरिया को नीम कोटिंग करी गई थी, जिसके कारणवश यूरिया जो है किसान को आसानी से मिलने लगा, यहाँ तक कि उसके घर डिलीवर होने लगा। किसान अब लाठी नहीं खाता, कई-कई दिन दुकान के आगे सोता नहीं है, धरना नहीं देता है, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं लगाता है, उसको आराम से यूरिया जब वो चाहता है, जितनी चाहता है, मिल जाती है। फिर आया किसान का इंश्योरेंस आया, भई फसल अगर खराब हो जाए तो किसान का नुकसान ना हो, अच्छे बीज उपलब्ध उपलब्ध कराए गए, ये सारे बहुत सारे काम करे गए। लेकिन उपज बढ़ाने के बाद असली चीज़ जो जहाँ आती है, जहाँ किसान का फ़ायदा होगा, जब होगा, जो टेंजिबल चीज़ है, वो है किसान को अपनी किसानी की मेहनत की पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। अब भारत में आज से नहीं, 85 साल से, 50 साल से ज़्यादा से एक सिस्टम चला आ रहा है आढ़तियों के साथ। किसान मंडी में अनाज लेके जाता है, अनाज आढ़तियों के द्वारा बेचे जाते हैं, आढ़ती उससे पैसे लेता है, कमीशन लेता है, पूरा। अच्छा, एफसीआई वगैरह जो भी हो गए, जो सरकार भी जो अनाज खरीद रही है, वो आढ़तियों को पैसे देती थी, आढ़ती अपना कमीशन काट के जब मर्जी आता था किसान को पैसा देते थे। अब सवाल ये आया कि आढ़तियों को कैसे हटाया जाए? किसान को अगर आढ़तियों से आप मुक्त कर दो तो उसके बाद बहुत पैसे आ जाते हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपको मान लीजिए मुझे 10,000 रुपए देने हैं और मैं आपको हर महीने 1-1 हज़ार रुपए दूँ, तो आपको पता चलेगा उस पैसे का? मैं आपको आज 1000 रुपए देता हूँ, इधर-उधर खर्च हो जाएँगे, अगले महीने फिर आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं आपको इकट्ठे 10,000 दे दूँगा,
तो हो सकता है आप उस 10,000 से अपने घर में कुछ सामान खरीद लें, अपने परिवार के लिए, अपने लिए या अपने काम के लिए कुछ इक्विपमेंट, कुछ चीज़ खरीद सकते हैं। ऐसे ही किसान के साथ होता था कि उसको पैसे पूरे नहीं मिलते थे। तो ये एक कोशिश थी कि किसानों को फ्री कैसे करा जाए। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जो एग्रीकल्चर है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, यानी उस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही नियम बना सकते हैं, उस पे लॉ बना सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार खुल के लॉ नहीं बना सकती। केंद्र सरकार केवल 3 सिचुएशन में लॉ बना सकती है। जब अंतरराष्ट्रीय जगत से या अंतरराष्ट्रीय फोरम से कुछ प्रेशर हो या काम करना हो या पॉलिसी चेंज करनी हो। दूसरा तब जब 2 राज्य केंद्र सरकार से मांग करें कि हाँ, आप लॉ बनाइए। और तीसरा होता है इमरजेंसी क्लॉज। जब देश इमरजेंसी में हो या इमरजेंसी सिचुएशन हो, उस वक्त केंद्र सरकार लॉ बना सकती है। क्योंकि किसान का मामला एक ऐसा है, जो एपीएमसी है, जो मंडी है, वो पॉलिटिकल ज़्यादा है, क्योंकि आड़ती भी ज़्यादातर पॉलिटिकल लोग हैं। तो पॉलिटिकल ज़्यादा है और उसमें हर पार्टी अपना गेम खेलती है, तो कोई भी नहीं चाहता कि केंद्र सरकार कोई लॉ बनाए। भगवान की दुआ, भगवान की ब्लेसिंग कि पिछले साल कोरोना आ गया। अब जब देश लॉकडाउन में हुआ और वो बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन, उस वक्त केंद्र सरकार ने मौके का फायदा उठा के लॉ बना दिए, 3 लॉ बना दिए। अब मैंने लॉ के बारे में लिखा है, आप मेरे ब्लॉग पे जाएंगे, आप वहां पढ़ लीजिएगा। 3 बहुत बड़े आर्टिकल हैं जिसमें मैंने बहुत डिटेल में तीनों लॉ को और किसान प्रोटेस्ट को समझाया। लेकिन आज हम कुछ और बात कर रहे हैं। आज हम बात ये कर रहे हैं कि किसान प्रोटेस्ट को डिफ्यूज कैसे करा गया पॉलिटिकली। तो अब जब लॉ बन गए, अब किसान एक ऐसी चीज है जो पिछले 70 साल से गरीबी हटाओ सुन सुन के उसका विश्वास नेताओं के ऊपर से हट चुका है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। किसान का विश्वास नेताओं पे नहीं है, क्योंकि हर नेता आके कुछ वचन दे देता है, कुछ प्रॉमिस कर देता है, लेकिन वो प्रॉमिस कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स है। तो सवाल ये था कि किसान कैसे माने। तो जब लॉ हटाए गए, अब सवाल ये था, लॉ आपने बना दिए, लॉ बहुत अच्छे बने। अब लॉ को समझाने के, किसान को समझाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप अपने नेताओं से, जो आपके ग्रास रूट लेवल तक नेता हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, और उसके बाद जिला परिषद के हैं, ना पंचायत के हैं, जो ग्रास रूट तक है, वो पूरी एक चेन चले, वो लोगों उसके साथ मिलें, बताएं। लेकिन क्या है कि भाजपा में निकम्मे भी बहुत हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मतलब आज अगर आप लोकसभा में देखें तो मेरे ख्याल से, मेरे पास कोई ऐसा डेटा तो नहीं है, लेकिन एक अंदाज है कि लगभग 70% नेता लोकसभा में भाजपा के जो बैठे हैं वो इसलिए आए हैं, क्यों, नॉट 70%, लेट्स बी कंजर्वेटिव, से अबाउट 40-50%। वो चुन के नहीं आए हैं, वो इसलिए चुने गए हैं क्योंकि मोदी के नाम की वजह से, वरना वो डिजर्व में ही नहीं करते। और भाजपा के ज्यादातर जो नेता, आप एमपी अगर आप देखेंगे या एमएलए देखेंगे, वो या तो दिल्ली में बैठते हैं या स्टेट कैपिटल में बैठते हैं। गांव में जाना कोई चाहता नहीं है, शक्ल दिखाते नहीं है, लेकिन वो है कि मोदी के नाम पे, देश को मोदी चाहिए, तो मोदी के नाम पे लोगों ने वोट दे देते हैं, वो चुन के आ जाते हैं। तो मोदी को भी पता था इन निकम्मों से ज्यादा उम्मीद तो है नहीं कि ये लोग जाके कुछ करेंगे। यहां पर खेल खेला गया। खेल ये खेला गया कि अब जब 3 बिल आए तो ये बहुत लाजमी था कि जो आड़ती हैं वो शोर मचाएंगे, क्योंकि उनका धंधा पानी चौपट हो रहा है, तो वो शोर मचाएंगे। तो अब आड़ती कहां पर सबसे ज्यादा है? पंजाब में। देश भर में हैं, लेकिन पंजाब की आड़ती अलग है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। तो ये था एक प्रोटेस्ट हो, तो आड़तियों का प्रोटेस्ट हुआ और उसको हमने रोकने की कोई कोशिश नहीं करी। और प्रोटेस्ट करो, तो पहले उन्होंने पंजाब में प्रोटेस्ट करा, फिर हरियाणा में प्रोटेस्ट करा, फिर ये आड़ती सारे किसान बन के दिल्ली में आ गए, दिल्ली को घेर लिया, प्रोटेस्ट करने लगा।
इस बीच कैप्टन अमरिंदर ने क्या कहा कि हम अपने जो 3 बिल हैं पंजाब में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हवा मार दी कि भाई हम ये जो आड़ती हैं इनके साथ हैं। अब कैप्टन के कहने से क्या हुआ? कैप्टन के कहने से ये हुआ कि राहुल गांधी खुश हो गए कि भाई क्योंकि कैप्टन कांग्रेस ही है, तो राहुल उन्होंने पार्टी लाइन फॉलो कर ली। अब असली खेल तो किसी को पता ही नहीं, राहुल गांधी को लगा पार्टी लाइन फॉलो कर ली, लेकिन कैप्टन ने आरतीयों को हवा दे दी। प्रोटेस्ट हुआ भाई, पिज्जा बना, बर्गर बने, मसाज हुई, लड़कियां आई। मतलब कहना नहीं चाहिए, मेरे पास तो ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स और वीडियोस हैं जो शायद पब्लिक में दिखाए नहीं जा सकते या बोले नहीं जा सकते, लेकिन हर तरह के कर्म कांड दिल्ली के चारों बॉर्डर पे हुए। इसमें 2 तरह से पैसा आया, 3 तरह से मान लीजिए। इसमें पैसा कांग्रेस ने पैसा फूंका, इसमें आपका कनाडा से पैसा आया, विदेशों से फंड आया। अब सब जानते थे, मतलब आप लिख के रख लो, कांग्रेस हो, खालिस्तानी हो, कनाडा हो, मैं भी बताता हूँ कनाडा क्यों आता है, और आड़ती हो, ये सबको पता था कि हम इतना प्रेशर कर देंगे कि सरकार को बिल वापस लेने पड़ेंगे। और अरविंदर सिंह के बोलने की वजह से ये एश्योरेंस मिल गया था कि ये तो बिल वापस होने ही होने हैं। ठीक, उन्होंने दबा के पैसा खर्च करा। अब कनाडा क्यों आता है, या जिसको हम खालिस्तानी बोलते हैं, कनाडा के सरदार जो हैं किसान, वो क्यों आ गए? 2014 से पहले लगभग 90% दालें भारत में कनाडा से इंपोर्ट होती थी। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने एक काम करा कि जो दलहन है, जो दालें हैं, उसका लोकल उपज बढ़ाई। आज की डेट में लगभग 85% 90% दालें जो हैं भारत में ही उगाई जाती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, और हमारी इंपोर्ट लगभग 10 से 15% रह गई। तो आप समझ सकते हैं कि जब ऐसा होगा तो किसका बैंड बजेगा? कनाडा का बैंड बजा। खैर, तो आरती दिल्ली में करने लगे। इसी बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने बिल बनाए। जब उन्होंने अपने बिल बना के विधानसभा में रखे तो आड़तियों को लगा भाई कैप्टन तो हमारे साथ है, कांग्रेस भी पूरी हमारे साथ है, अब हमें कोई रोक नहीं सकता। तो उन्होंने अपना आंदोलन और तेज कर दिया और पैसे फूंकने शुरू कर दिए। ऐसा करते करते इसमें टिकैत भी आ गए और बहुत सारे आ गए, और फिर वार्ता शुरू हुई, 12 राउंड की वार्ता। अब मोदी जी भी कमाल की चीजें, जैसे रामायण में अंगद को जब रावण के पास भेजा था राम जी ने, तो मैत्री करने के लिए नहीं भेजा था, रावण को सचेत करने के लिए भेजा था। तो यहां पर जो वार्ता हुई कृषि कृषि मंत्री से और पीयूष गोयल से, वो वार्ता का एक ही चीज थी, जितना लंबा खींच सकते हो खींचो। अब 12 राउंड मतलब 12 हफ्ते, 14 हफ्ते वार्ताओं में निकल गए, 15 हफ्ते वार्ताओं में निकल गए। इस बीच मसाज भी चल रही है, पिज्जा भी बन रहा है, बर्गर भी बन रहा है, और कांग्रेस इतनी ज्यादा एश्योरेंस हो गया था कि ये बिल वापस आएंगे कि जो कांग्रेस के बड़े, जो कांग्रेस को फंड करते हैं, वो कोई बड़े कंपनियां नहीं करती हैं, छोटी कंपनियां करती हैं। आज की डेट में कांग्रेस को फंडिंग नहीं आती है। उन्होंने भी पैसा फूंकना शुरू करा। उसमें एयरटेल भी एक कंपनी है जिसने पैसा देना शुरू करा। ठीक है, वो अपने सिम भी बेचने लगे। फिर इनका ये हुआ कि भाई इसमें अंबानी अडानी आया, क्योंकि अब अंबानी अडानी क्यों आए? क्योंकि वो कांग्रेस को पैसा देते नहीं, डोनेशन। तो राहुल गांधी ने जब अंबानी अडानी का नाम लेना शुरू करा, तो बेसिकली वो करना ये चाहते थे, वो बदनाम करके एक धमकी दे रहे थे अडानी अंबानी को कि हमें या तो फंडिंग करो वरना हम तुम्हारा धंधा चौपट करेंगे। इसी कड़ी में आगे से प्रोवोकेशन हुई और पंजाब में अंबानी के, रिलायंस के टावर तोड़ने, जियो के टावर तोड़ने शुरू हुए। अब आपने देखा होगा जब जियो के टावर तोड़े गए
या खराब करे गए, तो अंबानी भी बड़े मुस्कुराते रहे, केंद्र सरकार भी मुस्कुराती रही, पंजाब पुलिस ने कुछ नहीं करा, तोड़-फोड़ चलती रही, 2-3 हजार टावर टूट गए। जब 2-3 हजार टावर टूट गए, तो जो परेशान हो रहे थे पंजाब में, जो किसान नहीं है, वो तो परेशान हुए, तो उनको समझ में आया कि कांग्रेस करवा रही है। दूसरा इसका नतीजा ये हुआ कि जब इन्हें पता चला कि भाई अंबानी ने तो टावर बिजनेस कनाडा की कंपनी को भेज दिया है, तो वो जो कनाडा की कंपनी है उसने अपने प्रधानमंत्री को बोला, भाई क्या करवा रहा है यार, हमारा नुकसान हो रहा है। तो आप देखिए, जैसे ही वो रिपोर्ट आई थी, उसके बाद टावर टूटने बंद हो गए। आई बात समझ में अब तक? फिर आगे चलते हैं। अब ये वार्ता वार्ता हो गई, सुप्रीम कोर्ट भी आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शन दिया कि हम इसे 2 महीने सस्पेंड करते हैं। सरकार बोली कि हम 2-3 महीने सस्पेंड करते हैं और उसके बाद इसको आगे लेके चलेंगे। अब जब सरकार ने कहा हम 2-3 महीने सस्पेंड करते हैं, तो वो पीरियड एक वॉइड पीरियड है। उसमें किसान की प्रोड्यूस बिकती नहीं है, किसान खेत में प्रोड्यूस उग रही होती है, अभी बिकने के लिए तैयार नहीं होती है। तो उस पीरियड में अगर किसान रूल इंप्लीमेंट नहीं भी होते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि किसान नेताओं पे विश्वास नहीं करता। किसान कब विश्वास करता है? जब रिटर्न्स उसके पास आते हैं, जब उसे दिखता है, उसके हाथ में पैसा आता है, दिखता है, तब उसे समझ में आता है, अरे वाह, ये जो बात बोल रहे थे वो करके दिखाई। और फिर वो कम से कम 2 जनरेशन उस नेता के लिए कमिटेड हो जाता है। ऐसा भारतीय लोकतंत्र में है। अगर आप विलेज वगैरह में जाते हैं तो आप ये चीज देखेंगे। मैं कोई हवा में एसी रूम में बैठ के ये बातें नहीं बोल रहा हूं, बल्कि अनुभव के आधार पे बोल रहा हूं। अब आई बात, तो फिर बाद में अरविंदर सिंह ने बिल भी एक लागू कर दिया। तो पहले ना बोली, भड़काया आड़तियों को, आड़तियों ने अपना पैसा खर्च करा, फिर एक बिल ला दिया। अब क्या हुआ कि जब फसल तैयार हो गई, अब फसल बिकनी है। अब जब फसल बिकनी है, तो वो वही रूट है, मंडी जाओ या कॉर्पोरेट को दो। तो कॉर्पोरेट का तो शोर मचाया था। तो पंजाब की जो प्रोड्यूस है, एक बात आप समझिए, पंजाब में 70% जो प्रोड्यूस है वो एपीएमसी के माध्यम से जाती है, उसको सरकार खरीदती है। 70% प्रिक्योरमेंट गवर्नमेंट की होती है। और वो इसलिए होती है कि जो पंजाब से चावल और धान खरीदा जाता है, चावल और गेहूं खरीदा जाता है, वो पीडीएस में इस्तेमाल होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। जो हमारा राशन है, राशन कार्ड के माध्यम से जो मिलता है, उसमें यूज होता है पंजाब का 70% जो प्रोड्यूस है। तो अब जब ये सारा कांड हो गया, अब बात आई किसान की प्रोड्यूस तैयार है, उसको बेचने की। तो सरकार ने एक नियम बनाया कि भाई हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे। तो कैप्टन अरविंदर सिंह ने फिर से बोल दिया, हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पंजाब में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, हम अपने माध्यम से करेंगे। हमारा अपना ऐप होगा, उस ऐप में सामान बिकेगा, आड़तियों के पास जाएगा, आड़ती अपना कमीशन रखेगा और उसके बाद किसान को बचा कुचा दे देगा। आड़ती फिर खुश हो गए कि भाई कैप्टन तो हमारे साथ है। तो उन्होंने अपना बचा कुचा जो भी माल था, पैसा था, सब लगा दिया प्रोटेस्ट में। टिकैत को पूरे देश में घुमाया। जब टिकैत पूरे देश में घूमे, तो कहीं चप्पल खाई, कहीं थप्पड़ खाए, कहीं इंक फेंकी, कहीं लाठी चली। तो उन्हें भी समझ में आ गया। जब अब आप मान लीजिए उड़ीसा में जाके कुछ करते हैं, वहां आपके ऊपर लाठी पड़ती है, किसान भी सोचता है लाठी क्यों पड़ रही है, तो वो समझना चाहता है। तो आपका जो 3 किसान बिल का जो मैसेज था, वो देश के कोने कोने में इन आड़तियों के प्रोटेस्ट से पहुंचा, जो कि नेता नहीं पहुंचा सकते थे। और अल्टीमेटली ये हुआ कि भारत के किसान को समझ में आ गई कि ये बिल हमारे फेवर में है। अब जब डीबीटी ट्रांसफर का नंबर आया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, पंजाब में, तो कैप्टन अरविंदर सिंह ने कहा हम नहीं करेंगे। आरती फिर चढ़ गए, भाई नहीं करेंगे हम, तो बिल वापस लो, डीबीटी ट्रांसफर वापस लो। उन्होंने अपना और पैसा झोंक दिया। अब लौट फेर के आज की डेट में ज्यादातर आड़ती जो हैं वो कंगाल हो चुके हैं।
छोटी कंपनियों ने जो कांग्रेस को डोनेशन देती थी देना बंद कर दिया, क्योंकि वो कंगाल कब तक देंगे डोनेशन। जो आम आदमी पार्टी है, जो जैसे बारात होती है ना, बारात में आप देखिए जब बारात चलती है फैमिली वाले नाचते हैं, दोस्त और रिश्तेदार वगैरह, तो उसमें कुछ इधर उधर के लोग भी आके नाचना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें 10 रुपए 50 रुपए वो जो निछावर है वो मिल जाए। ये आप वाले वो ही हैं, तो ये निछावर लेने घुस गए थे, लेकिन इन्होंने अपना पैसा खर्च करा, वाईफाई पहुंचाया और बहुत सारी चीजें पहुंचाई। अरविंद केजरीवाल ने दबा के खजाने खोल दिए, अरे बिल तो वापस हो जाएगा, मोदी को नीचा दिखा देंगे। उन्होंने अपने पैसे खर्च कर दिए। अंततः हुआ ये कि सबके पैसे खर्च करवाने के बाद, बर्बाद करने के बाद, कैप्टन अरविंदर सिंह ने बोला डीबीटी हम इग्नोर नहीं कर सकते और किसान को हम वही फॉलो करेंगे जो केंद्र सरकार दे रही है। आप समझे क्या हुआ? कैप्टन अरविंदर सिंह का रोल क्या था? भड़काते थे, पैसा खर्च करवाते थे और फिर केंद्र की बात को लागू करवा देते थे। तो अब आप ये बताइए, ये मोदी और कैप्टन की जुगलबंदी नहीं चल रही थी और क्या चल रही थी? आज बात समझ में आ रही है? कैप्टन और मोदी की सॉलिड जुगलबंदी चल रही थी। आज की डेट में इस वक्त हर तरह के अनाज को खरीद हुई है पंजाब में। मैं केवल गेहूं की बात नहीं कर रहा, धान की बात, गेहूं वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं केवल गेहूं की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो भी और फसल है सबको मिला मिलू के लगभग 2000 करोड़ की डीबीटी पेमेंट हुई है। आज किसान ये कहता है कि हमारे अकाउंट में 2 लाख रुपए मैंने अपनी जिंदगी में कभी इकट्ठे नहीं देखे। यानी आपको बात समझ में आई जो मैंने शुरू में बोलती थी कि 10,000 रुपए अगर मैं आपको लेता हूं और आपको 1,000 रुपए हर महीने वापस करता हूं तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, 10,000 की वैल्यू होगी। आज किसान के हाथ में 2 लाख रुपए सीधा पहुंचता है उसके बैंक अकाउंट में और उसके अकाउंट नंबर, उसके मोबाइल पे एसएमएस आ जाता है कि पैसा ट्रांसफर हो गया। अब इसका रिपरकशन क्या होगा? तो ये जो थी, ये कैप्टन और मोदी की सॉलिड जुगलबंदी थी। देखिए राजनीति में कभी कैप्टन कोई भी हो दूसरी पार्टी का, वो खुल के तो नहीं आएगा ना, और हर चीज वो वैसे नहीं करेगा जैसे आप बोलोगे। आप एक माइलस्टोन सेट करते हो, भाई इसको प्रोटेस्ट को सेटल करना है, ठीक है। वो अपने लेवल पे काम करते हैं, मोदी अपने लेवल का काम करते हैं, बीच में इनमें काम होता रहता है। और इसमें कैप्टन अरविंदर सिंह नहीं, इसमें दिग्विजय सिंह भी हैं, इसमें शरद पवार भी हैं और एक आध और लोग भी हैं। ये सारे एक ही, मतलब बड़ा अच्छा ग्रुप है राजनीति में। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता। ये पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट नेशन, बिल्डिंग योर नेशन, राइट। तो मोदी इनका इस्तेमाल करते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये अगर हेल्प कर रहे हैं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो अब जब किसान के जेब में 2 लाख रुपए सीधे आ रहे हैं, 3 लाख रुपए सीधे आ रहे हैं, ये मध्यम किसान की बात कर रहा हूँ, छोटे किसान को शायद 1 लाख आता होगा या 90,000 आता होगा, या और बड़े किसान हैं उनको 5 लाख आता होगा, 6 लाख आता होगा। तो आई एम, मतलब इसकी बाल की खाल मत खींचना, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। अब किसान के जब हाथ में पैसा आया तो वो पैसा खर्च करेगा, वो अच्छे कपड़े खरीदेगा, वो अच्छी टॉयलेटरी खरीदेगा, क्रीम, साबुन, शैम्पू सब खरीदेगा, घर में कुछ अप्लायंसेस भी आएँगे। उसका क्या नतीजा होगा कि उद्योगों पे डिमांड बढ़ेगी। जब उद्योगों की डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड पूरी करने के लिए उद्योगों को कर्मचारी चाहिए। वो कर्मचारी कहाँ से आएँगे? वो मिडिल क्लास से आएँगे। इसको मैं कहता हूं सैशे इकोनॉमिक्स, और यहां से इकोनॉमिक इंजन शुरू होगा जो कि एक रोबस्ट बुनियाद पे बना हुआ इकोनॉमिक इंजन है। जो अब तक 70 साल से हमारे देश में अर्थशास्त्री जो सिखाते थे वो सिखाते थे जो पश्चिम देश के वेस्टर्न इकोनॉमीज फॉलो करती हैं। वेस्टर्न इकोनॉमी भारत में एप्लीकेबल कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब आप छोटी सी चीज देख लीजिए, गन्ने का जूस, कितने लोग पैक्ड गन्ने का जूस पीते हैं। हम लोग हाईवे पे जाते हैं, गन्ने वाला खड़ा है, जूस वाला खड़ा है, रोक के गाड़ी का पीते हैं, उसको 20 रुपए देते हैं कैश में। वो कोई जीडीपी में तो आ नहीं रहा, तो वहां से तो जीडीपी दिखेगी नहीं, ठीक है। तो वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, मैं कभी भी उसका पक्षधर नहीं रहा हूं।
लेकिन अब जो किसानों के हाथ में पैसा आया है, उससे ये जो नया इकोनॉमिक इंजन चालू होगा, ये देश को आगे लेके जाएगा। अब जब किसान के हाथ में 2 लाख रुपए नकद आता है, वो अपनी खेती को और अच्छा करेगा, उसको और मोटिवेशन मिलेगा और इसी करने से किसान की इनकम डबल होगी। तो अब आड़ती बाहर चले गए। जैसे कुछ लोग हैं ना ट्विटर पे वो शोर मचाते हैं कि भाई रईस किसानों को टैक्स क्यों नहीं देना पड़ता है? उनको भी टैक्स में लाओ, हम तो टैक्स देते हैं, वो टैक्स क्यों नहीं देते? ये वहीं जा रहा है धीरे-धीरे। लेकिन क्या है कि जिनको मैं बोलता हूँ ना रायता गैंग, फ्रॉग ऑन अ हॉट टिन रूफ, वो कूदते रहते हैं बिना तर्क के, बिना फाउंडेशन के, बिना मतलब किसी लॉजिक के। वो कूदना उन्हें पसंद है, वो लोग कूदते रहते हैं। तो वही टैक्स पे कूदते रहते हैं। लेकिन आने वाले समय में, और ये अभी नहीं होगा, ये कम से कम 2024 के बाद का होगा, जितने आड़ती हैं, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो कि एक फार्म बिल में ये बड़ा साफ लिखा था कि किसान जिसको अपनी उपज बेचेगा उसका भी पैन कार्ड डिटेल सबमिट होंगी और किसान की भी होंगी। तो जब पैन कार्ड और आधार से जुड़ेगा तो जाएगा तो इनकम टैक्स में ही ना। तो आने वाले वक्त में जो कमीशन खोर हैं, और ये कमीशन खोर कोई मतलब इसमें किसी का एम्प्लॉयमेंट का नुकसान नहीं हो रहा है, किसी के एम्प्लॉयमेंट का नुकसान नहीं हो रहा है। आड़ती एम्प्लॉयमेंट वाले जनरेशन नहीं है। पंजाब में कुछ 60,000 आड़तीज हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ये आड़ती 99% पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करते हैं। अब इसका एक तो हो गया किसानों की आमदनी बढ़ना, किसानों खुशहाल होना, किसानों के पास सीधा पैसा आना, उनको भीख नहीं मांगनी, उनको दर दर नहीं भटकना। और दूसरा ये हुआ कि पंजाब साफ होगा। मैं ये तो नहीं कहता अगले चुनाव में भाजपा पंजाब में आ जाएगी, लेकिन उसके अगले चुनाव में भाजपा पंजाब में जरूर आएगी। और ये बदलाव शुरू हो चुका है। 60-70 आड़ती, 1 लाख 2 लाख लोग पूरे पंजाब में अगर शोर मचा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब उबल रहा है। पंजाब में अभी भी 50% लोग भाजपा को ही वोट देते हैं या भाजपा एफिलिएटेड पार्टी को ही वोट देते हैं, जो कि नॉन फार्मिंग सेक्टर से है। आज के लिए इतना। मेरे ख्याल से कैप्टन और मोदी की जुगलबंदी आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो मेरे आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है डीजीपी इंडिया, डीजीपी इंडिया। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप सवाल छोड़ सकते हैं। अगले पॉडकास्ट में कोशिश करूँगा, अगर अच्छे सवाल आए तो सवालों के लिए एक पॉडकास्ट करूँगा जिसमें सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। जय हिंद।